शर्मा ने। सहयोगी आयुषी का हम रुख कर लेते हैं, जो कि विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों को कि किसानों को क्या कुछ मिला इस बजट में। आयुषी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, बजट आने से पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि इस बार मेन फोकस किसानों का रहने वाला है, क्योंकि कृषि कानून जब से आए थे किसानों की नाराजगी देखने को मिली। उसके बाद सरकार ने वापस कानून ले लिए थे, लेकिन बावजूद उसके नाराजगी देखने को मिली। विस्तार से आपको बता देते हैं कि बजट में किसानों के लिए मुख्य तौर पर क्या क्या चीजें रही हैं। पहली बात करें, घरेलू खपत को बढ़ाना चाहेंगे, ये कहना है निर्मला सीतारमण का। हम आयात पर निर्भरता कम करना चाहेंगे। छोटे किसानों को रेल सुविधा दी जाएगी ताकि उनका विस्तार हो सके। साथ ही साथ राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बढ़ावा देना होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ नाबार्ड के जरिए कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन किया जाएगा। किसानों को मशीनरी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती यहां पर की जाएगी ताकि किसान रसायन युक्त खेती की कर सके। साथ ही साथ किसानों को IT बेस्ड सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे उनकी जो फसल है उसे बढ़ोतरी मिल सके। 44,605 करोड़ की लागत से ये काम होगा। ये तो तमाम चीजें हैं जो किसानों के लिए रखी गई है बजट में। 9 लाख हेक्टेयर से खेती की जमीन की सिंचाई हो सकेगी। साथ ही साथ 103 मेगावाट हाइड्रो पावर भी जनरेट होगा। तो ये वो बड़े पॉइंट्स जो किसानों के लिए बजट में रखे। 5 रिवर लिंक के ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ राज्यों से सहमति के बाद सरकार रिवर लिंक में मदद भी देगी। किसानों के लिए सरकार एक विस्तृत पैकेज देगी, जिससे उनके जो किसानी है उसको आगे फायदा मिल सके। MSME उद्यम पोर्टल को इससे जोड़ा जाएगा। तो ये वो तमाम बिग पॉइंट्स हैं जो स्पेशली किसानों के लिए रखे गए थे, क्योंकि शुरुआती दौर से ही ये अनुमान जताया जा रहा था कि किसानों पर इस बार बजट में विशेष फोकस रहेगा। और कहीं ना कहीं ये कहा भी जा सकता है कि एक जो फोकस था इस पूरे बजट में वो किसानों पर रहा है। चलिए, अंकित हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। अंकित, देखिए, शुरुआती दौर से ये कहा जा रहा था कि किसान मुख्य फोकस इस बार बजट में रहने वाले हैं। तमाम बड़ी चीजें जो हैं वो किसानों के लिए निकाली भी गई हैं, बड़ी घोषणाएं भी की गई है। क्या कुछ लगता है, क्या जो ये बजट है किसानों के रूप से अगर उसे देखा जाए तो कितने किसान सहमत होंगे इससे? देखिए, मेरे साथ उद्योग जगत से जुड़े राजस्थान के CI चैप्टर के तमाम जो इकाई हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं वो जुड़े हुए हैं। उद्यमिता लिहाज से, चूंकि एग्रो सेक्टर भी इंडस्ट्री के लिहाज से बेहद अहम है, कृषि सेक्टर पर भी फोकस किया गया है, इंडस्ट्री पे भी किया गया है, और साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण की जो एक तस्वीर कल शाम हमने देखी थी वो बजट में सामने आती हुई दिखाई दे रही है कि किस तरीके से देश को आगे बढ़ाना है। बजट के प्रावधान से राजस्थान का इंडस्ट्री जगत किस तरीके की सोच रखता है, आइए उन्हीं से मुखातिब होते हैं। सर, बजट तो आ चुका है, लेकिन बजट बचत और इंडस्ट्री और देश सब कुछ कैसे आगे बढ़ाएगा, क्या संभावनाएं, किस नजरिए से आप देखते हैं? ओवरऑल जो फर्स्ट इंप्रेशन इस बजट से आता है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। गवर्नमेंट का मानस है, कैपेक्स उन्होंने बढ़ाया है काफ़ी, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को जो इंसेंटिव देने हैं, और जो डिफेंस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग है 68% लोकल सोर्स करना है। तो गवर्नमेंट का जो इससे फर्स्ट इंप्रेशन आता है, दिस इज़ अ ग्रोथ ओरिएंटेड, डेफिनेट ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। जी, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन मान सकते हैं कि मोदी सरकार ने बेहतर करने की कोशिश की है। टूरिज्म इंडस्ट्री बड़ा सेक्टर है राजस्थान के लिहाज से और देश के लिहाज से भी। कोरोना में भले ही रफ्तार थमी हो, लेकिन इसे गति देने की डिमांड, एक वो सेक्टर ये है जो कोरोना के बाद भी उठ नहीं पाया है। बजट में क्या प्रावधान? बजट में एज सच इन्होंने जो सरकार ने ECGLS स्कीम जो करी है, उससे जो थोड़ी से कैश स्टार्व्ड हो गया है टूरिज्म सेक्टर, बिजनेस कम होने की वजह से, तो लोगों को राहत मिलेगी, वो लोन वगैरह और ले सकते हैं। उसका पीरियड इन्होंने एक्सटेंड किया है। उसके अलावा एज सच तो बजट में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ बजट है। कंट्री ग्रो करेगी तो टूरिज्म सेक्टर अपने आप उसके साथ में ग्रोथ करेगा। टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ेगा। पावर सेक्टर के लिए खास प्रावधान किए गए हैं, और केंद्र और राज्य की सरकारें भी लगातार कोशिश में रहती हैं कि पावर जनरेशन पर फोकस किया जाए, खासतौर पर सौर ऊर्जा को लेकर भी प्रावधान है। सर, किस तरीके के जो प्रावधान बजट में किए गए हैं उनसे इंडस्ट्री कितना सपोर्टिव? लगातार मांग भी उठती रही थी, खासतौर पर सोलर उपकरणों में GST को लेकर। देखिए, सोलर उपकरणों को लेके इन्होंने काफ़ी अच्छे इंसेंटिव्स दिए हैं।
इन्होंने जो इनका प्लान था 2030 तक का उसको और बढ़ाया है कि फर्दर हम एक्सपैंड करेंगे, प्लस पैनल मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी अच्छे इंसेंटिव्स दिए हैं। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि स्टील प्राइजेस कितनी बढ़ गई हैं, उसके लिए इन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन स्टील ख़त्म कर दी है। उससे मेरे हिसाब से स्टील में काफ़ी करेक्शन आना चाहिए। प्लस सरकार 2 स्कीम्स ये तो बहुत अच्छी लेकर आई है, जिसके अंदर इन्होंने बैंक गारंटी को रिप्लेस कर दिया है सिक्योरिटी बॉन्ड से। उससे ओवरऑल इंडस्ट्री पे काफ़ी भार कम पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी हम आपसे ले लेते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर आप देखते हैं, और चूंकि पावर की बात की है तो किस तरीके से पूरा सेक्टर आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री को बूस्ट मिलने की संभावना है? सर, एक तो सबसे बड़ा बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी पे जो इन्होंने प्रावधान रखे हैं और नई पॉलिसी बन रही है, उससे काफ़ी हद तक बेनिफिट आएगा, क्योंकि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी आने से इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगी, एक दिशा मिलेगी। तो 2 व्हीलर बसेस और इनके लिए ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी से काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्होंने जोर लगाया है, उससे हम ये मानते हैं कि पिछले 2 साल से 2 व्हीलर सेल्स जो रूरल इकोनॉमी में या अप कंट्री सेल्स में कमी आ रही थी, उसको एक बूस्ट मिलेगा। तो ओवरऑल थर्ड, जैसे अभी बताया, स्टील इंडस्ट्री में भी जो कमी आई, उससे कुछ कीमतों में राहत मिलेगी ऑटोमोबाइल में। तो इनकी राहत की संभावनाएं हैं कुछ, आपसे जान लेते हैं। बेहद अहम हो जाता है केंद्र का बजट, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं जो उद्यमियों के लिहाज से, आम आदमी के लिहाज से, आम गृहिणी के लिहाज से भी है। किस तरीके का है बजट आप देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड बजट है। तो इसमें जैसे अगर आप वुमेन एंड चाइल्ड के लिए बोलें तो उन्होंने मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और मिशन पोषण से वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए किया है। प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। 2 लाख आंगनबाड़ियों को भी उसमें खाना मिलेगा, उसमें होगा। पर ओवरऑल देखा जाए, स्टार्टअप्स के लिए भी थोड़ा सा एक्सटेंशंस दिए हैं, तो वो सब अच्छी बात है इस बजट की। इस बजट में जो एक चीज़ मैं चाह रही थी वो नहीं हुआ, वो ये था कि भाई आज की तारीख में फिस्कल डेफिसिट अपना 6.4 है। इकोनॉमिक्स जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि 3 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सरकार अपना खर्चा कैसे कम करेगी, ये डेफिसिट कैसे कम करेगी, वो कहीं इस बजट में नहीं दिखा। आने वाले दिनों में चिंता भी रहेगी। रूरल डेवलपमेंट बेहद अहम है, ग्रामीण विकास भी होना चाहिए, और बड़ी संख्या में महिलाएं जो आजीविका से जुड़ी हुई हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप से जुड़ी हुई हैं, हैंडीक्राफ्ट, हथकरघा उद्योग, तो किस तरीके के प्रावधान इस बजट में आप मान रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने क्या है कि रूरल डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पे काफ़ी जोर दिया है। और जैसे पल्लवी जी ने बताया, बहुत सारी स्कीम्स पे इन्होंने बहुत सारे प्रावधान जोड़े हैं, उनको सशक्त बनाया है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा और जैसे इन्होंने बजट में प्रावधान दिए हैं वो सब अगर कारगर होते गए, तो महिलाओं को तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। बिल्कुल, महिलाओं को स्ट्रेंथ मिलेगी। आपने बताया कि फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा है, लेकिन चूंकि ग्रास रूट लेवल पर इसे लागू करना है और लास्ट इम्प्रेशन तक जाना है, तो बजट में बहुत सारे डिमांड्स ऐसी भी रहेंगी, प्रावधान ऐसे भी रहे होंगे जो पूरे नहीं हुए, जिनकी अपेक्षाएं जगत को थी, पूरी इंडस्ट्री को थी। आप पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं राजस्थान के उद्यमी के तौर पे विश्व में, किस तरीके से देख रहे हैं बजट कैसे पूरे विश्व से हमें प्रतिस्पर्धा में आगे रखेगा? वैसे अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर, जिस सेक्टर से मैं हूँ, मैं देखो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में, उससे हमें कुछ उम्मीदें थी हमें कम्पिटिटिव बनने के लिए, लेकिन वो उस उम्मीद पे हमारे कुछ आया नहीं है। तो अगर ग्रास रूट लेवल पे जाऊँ तो जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से हमें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो खास आया नहीं है। ये अगर एफ आई टू आंसर योर क्वेश्चन, ये होना चाहिए था। सर, राजस्थान औद्योगिक स्थान भी है, उसके लिहाज से आप क्या मानते हो कि इस बजट में राजस्थान की हिस्सेदारी के लिहाज से क्या हुआ? और कुछ योजनाएं भी अलग तरीके की लागू की है, छोटे छोटे ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जो बजट को थोड़ा इन्वेस्ट फ्रेंडली या कहें उत्पादन फ्रेंडली या कहें कि नवनिर्माण की दिशा में आगे ले जाता है, क्या मानते हैं? देखिए, राजस्थान को स्पेसिफिकली अगर आप लें तो राजस्थान के एग्जैक्टली अगर आप ओवरऑल बजट को देखें तो आज एमएसएमई के को बहुत बढ़ावा दिया है सरकार ने, उसके लिए बहुत ज़्यादा इसमें प्रोत्साहन दिया है, तो उसका बेनिफिट राजस्थान की यूनिट्स को भी मिलेगी।
भाई आज ओवरऑल पूरे देश के अंदर में आज एमएसएमई यूनिट्स प्रॉब्लम में है, तो उसको रिलीफ दिया है तो राजस्थान में भी मिलेगा। प्लस एमएसएमई से जो इन्होंने परचेज करने का रेलवेज का जो प्रोजेक्ट इन्होंने दिया है उसके अंदर में भी राजस्थान की यूनिट्स को तो ओवरऑल पूरा उसके अंदर में फ़ायदा मिलेगा ही। और एज सच एकदम डायरेक्ट अगर आप कोई देखें तो राजस्थान के लिए कोई एकदम डायरेक्ट कुछ नहीं है। और आज कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कुछ भी लाती है, ऐसी योजना जो आपको लगी हो कि हाँ बजट में ये होनी चाहिए थी और हुई है? भाई बजट के अंदर में मैं जो एक चीज़ चाह रहा था कि अभी आपके ओवरऑल मेटल प्राइसेस थ्रू आउट, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है तो मेटल प्राइसेस जो है मेटल प्राइसेस काफ़ी ऊपर है, तो सरकार को इसमें एक तो इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी चाहिए थी। सेकेंडली मैं चाह रहा था कि इसमें सरकार का टूरिज्म के लिए टूरिज्म को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने का, टैक्स स्ट्रक्चर को और टूरिज्म को इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के प्रयास करने चाहिए थे। बतौर युवा उद्यमियों के लिए क्या है इस बजट में? क्या माने जो आधुनिक भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, आज़ादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव की बात करें, उत्सव मना रहे हैं, इस बीच में युवा भारत के लिए क्या बजटीय प्रावधान? देखिए, सबसे पहले तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है। जो टैक्स बेनिफिट है 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, तो इससे बहुत सारे जो अपकमिंग स्टार्टअप्स हैं इसमें कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ जो 15% आज कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है उसको मैन्युफैक्चरिंग 2023 तक करनी थी, उसको 2024 तक कर दिया है, जिसकी वजह से ये फ़ायदा होगा कि बहुत से लोग जो अभी कोविड के चक्कर में इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग चालू नहीं कर पाए वो भी अब इसको चालू कर पाएंगे। साथ ही साथ ये बोलना चाहूँगा, मैं हेल्थ केयर सेक्टर से हूँ, क्विकली बोलना चाहूँगा, जो डिजिटलाइजेशन की बात की गई है इससे बहुत से युवा वर्ग जो आज डिजिटल स्पेस के अंदर है, हेल्थ केयर के अंदर अपार संभावना है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसको कितनी संभावना है बजट के जरिए बढ़ने की? क्योंकि पिछली बार हम देखें तो वैक्सीनेशन ड्राइव पर ही ज़्यादा बजट खर्च हुआ, अब की बार ये है कि अस्पताल, संसाधन, सुविधा और साथ ही इससे जुड़ी फैक्ट्रियाँ। तो देखिए, आज ये जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है, सरकार ने कोविड के बाद ये रियलाइज़ किया कि इसमें स्पेंडिंग की बहुत ज़रूरत है। इस बजट के अंदर भी काफ़ी अच्छी स्पेंडिंग है हेल्थ केयर के ऊपर। डेफिनेटली इसका बेनिफिट, चाहे वो अस्पताल के बेड बढ़ेंगे, दवाइयाँ की ज़्यादा खरीद होगी या मेडिकल डिवाइसेस की खरीद होगी, उसका फ़ायदा इंडिया की इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा। मैन्युफैक्चर सेक्टर की बात करें तो क्या प्रस्ताव बजट में है जो राजस्थान को और देश को आगे ठीक है? देखिए, पर्टिकुलरली अगर बात करें तो बिल्कुल अंकित, आपने हर पहलुओं पर बात की, तमाम जो लोग वहाँ पर मौजूद थे एक्सपर्ट से बातचीत की। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि, और ये भी जाना आपने उनसे कि बजट उम्मीदों पर खरा उतरा है, आम जनता की है नहीं, ये जानकारी आपने ली। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुरेश मनचंदा जी,